मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी फाइनल ईयर। जैसा कि पिछले सैटरडे को मैंने समाप्त किया था और उसके आगे सीआरपीसी में अरेस्ट पे लेक्चर चल रहा था और मैंने 41A तक कंप्लीट किए थे। आज इस लेक्चर में 41B की हम चर्चा करते हैं, जिसके मुख्य प्रावधान है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि 41 सब क्लॉज बी प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट की प्रक्रिया क्या है और जो अरेस्ट करने जा रहा है अधिकारी उसके क्या दायित्व हैं। जैसा कि पिछले सेक्शन में 41 में और 41A में आपने देखा कि 41 में तो अरेस्ट कैसे किया जाएगा, यानी कब अरेस्ट कर सकती है पुलिस, इसकी चर्चा की गई थी। कब बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के पुलिस कब अरेस्टेड कर सकती है, तो ये 41 में प्रोविजन दिया था। और उसके बाद 41A में हमने चर्चा की थी कि पुलिस अधिकारियों के समक्ष हाजिर होने की सूचना, यानी जब भी कोई व्यक्ति को ऐसे अरेस्ट किया जाना है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के, तो अरेस्ट करने से पहले 41A ये कहता है कि उस व्यक्ति को सूचित किया जाएगा कि फला जगह पर वो उपस्थित हो। अगर कोई बहुत अति आवश्यक नहीं है, उसको तुरंत ही अरेस्ट किया जाना आवश्यक नहीं है, तो उसे पूछताछ के पहले बुलाया जाएगा और दिन, समय और तिथि वो होगी जैसा कि पुलिस उसको सूचित करेगा कि कहाँ उसको आना है, जबकि पुलिस उसको इंट्रोगेट करेगी। उसके बाद 41 सब क्लॉज बी ये प्रोवाइड करता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय क्या करेगा? क या ए, अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। यानी किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, ये पहले पुलिस पुख्ता उसको कर लेगी कि ये वही व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया जाना है या कोई अन्य व्यक्ति है। बी, गिरफ्तार का एक ज्ञापन तैयार करेगा, यानी जो व्यक्ति अरेस्ट होने वाला है या किया जाएगा उसका एक मेमोरेंडम तैयार करेगी पुलिस। ठीक है, उस मेमोरेंडम में क्या चीजें होंगी? नंबर 1, कम से कम एक साक्षी के द्वारा उसको अनुप्रमाणित किया जाएगा, यानी अटेस्ट किया जाएगा एक गवाह के माध्यम से, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तार की गई है प्रतिष्ठित सदस्य है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो सके कि वो व्यक्ति अपना जो नाम पता बता रहा है वास्तव में वो सही बता रहा है या नहीं, तो उसकी तस्दीक एक व्यक्ति करेगा। और वो कौन व्यक्ति होगा? जो कि उसको अच्छी तरह से जानता हो। अब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं इसको जानता हूं, उसका भी अपना एक पहचान होना चाहिए, तो वो उस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है या उसके कुटुंब का के व्यक्ति हो सकता है, ताकि ये विश्वास रहे कि वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है, इसके साथ दूसरा सब क्लॉज उसी में लगा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा उस पे, जिस कागज पर जिस पर कि वो अपना नाम पता लिख रहा है और एक व्यक्ति गवाही के तौर पर उसमें हस्ताक्षर कर रहा है, उस पर गिरफ्तार जिसको किया जा रहा है उसके भी साइन होंगे, ताकि इस बात का एक पुख्ता प्रमाण हो जाए कि पुलिस ने प्रॉपर तरीके से उसको वेरीफाई कर लिया है कि ये वही व्यक्ति है जिसे कि गिरफ्तार किया जाना है। उसके बाद सी पार्ट इसी का सेक्शन 41 सब क्लॉज बी के 1A, B और अब सी पार्ट। सी पार्ट ये कहता है कि जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तिला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके द्वारा किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की इत्तिला दी जाए। यानी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जबकि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, उसकी तस्दीक करने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, जैसा कि पहले इससे ऊपर वाले सेक्शन में लिखा हुआ है कि या तो उसके कुटुंब का कोई व्यक्ति हो या उस क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। अगर इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उससे ही पूछा जाएगा कि भाई तू अपना बता दे कौन से तेरे मित्र है, क्या है, जिसको कि हम इन्फॉर्म कर दें कि ये व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है। क्योंकि ये सब चीजें जैसा कि मैंने बताया कि अमेंडमेंट के थ्रू आया है
और अमेंडमेंट क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स आए मेनका गांधी के केस के बाद, जिसमें अलग अलग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं जो कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में रिफॉर्म करता है। तो पहले ये बड़ा मनमाना तरीका था, सीआरपीसी में पुलिस को बहुत ही वेग पावर दिए हैं और उसका नाजायज इस्तेमाल बहुत ज्यादा पुलिस के द्वारा किया जाता था। अब चुपचाप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके ले आया, उसके घर वाले को पता नहीं है, तो भाई जमानत कहाँ से होगी? जमानत अगर वो देने के लिए तैयार भी हो तो उसकी ओर से जमानत देगा कौन, जब तक ये पता ही नहीं हो किसी व्यक्ति को अरेस्ट हो गया। घर में तो व्यक्ति ये समझ रहा है कि उसको जो है वो शहर गया हुआ है, और पता चला कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, घर वालों को कोई सूचना नहीं, वो व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है, घर वाले सोच रहे हैं कि लापता हो गया है। तो इस तरह की चीजें पहले बहुत होती थी। तो इन सब अमेंडमेंट के माध्यम से ये सब चीजों में काफी सुधार हुआ है। तो ये 41 सब क्लॉज बी था, जिसके कि ए बी सी 3 पार्ट है और बी के 2 पार्ट है। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अरेस्ट करने जाएगी तो सबसे पहले उसके नाम पता को वेरीफाई करके, नाम वाम पूछ के वेरीफाई कर लेगी कि ये वही व्यक्ति है जिसको कि अरेस्ट किया जाना है। कहीं रामपाल की जगह जो है वो सुजानपाल ना अरेस्ट हो जाए। साथ में अपनी पहचान को पुख्ता करने के लिए वो काउंटर साइन और कराएगी, और अगर कोई व्यक्ति काउंटर साइन करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो उसी गिरफ्तार व्यक्ति से पूछ लेगी कि भाई तू अपने किसी जान पहचान वाले का, मित्र का, कुटुंब का नाम बता दो जिसको कि हम खबर कर दें कि भाई तुमको हमने गिरफ्तार कर लिया है, ताकि उसके जमानत का प्रबंध या कोई एडवोकेट के अरेंजमेंट का प्रबंध उसके कुटुंब या उसके मित्र, जिसको भी वो कहता है, वो करा सके। ठीक है, तो ये तो गिरफ्तार होने की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि सेक्शन 41 सब क्लॉज सी में क्या प्रोविजन है। ये सेक्शन 41 सी है, जो कि कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट, जो कि नाम से ही क्लियर है कि जिले में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की व्यवस्था करता है। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान बनाए गए हैं? इसके अंतर्गत यह किया गया है कि राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। कहां पर करेगी? तो प्रत्येक जिले में करेगी और प्रत्येक राज्य स्तर पर करेगी, यानी जिले स्तर पर भी होगा और फिर राज्य स्तर पर भी होगा। और ये चीजें डेटा एक्युमुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नीचे से थाने से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर स्टेट लेवल तक डेटा सर्व होता है। तो ये तो 41 सब क्लॉज 1 का प्रोविजन है। 2 इसमें भी जो है 3 सब क्लॉज है, 1, 2 और 3। तो 41 सी का 1 ये कहता है कि स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पुलिस कंट्रोल रूम का अरेंजमेंट किया जाएगा। जो आप देखते हैं 100 नंबर आप डायल करते हैं तो 100 नंबर क्या है? कंट्रोल रूम का नंबर है। दूसरा, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट्ट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम संप्रदर्शित कराएगी जिन्होंने गिरफ्तारियां की है। तो जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा किसी को, उसका भी नाम लिखा जाएगा, और किसको गिरफ्तार किया गया है इसका भी नाम लिखा जाएगा। पहले क्या होता था कि पुलिस कई बार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी को पकड़ के ले आती थी और उसकी आमद दर्ज नहीं कराती थी। थाने में एक रोजाना होता है जिसमें कि रोज की घटनाएं लिखी जाती है, तो कौन सा व्यक्ति गिरफ्तार करके लाया गया है उसको लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि पुलिस ने 20 तारीख को उसको गिरफ्तार करके लाए और उसकी एंट्री की 21 तारीख को, तो 24 घंटे तो वो अवैध रूप से थाने में बंद रहा, और उसके बाद जब उसको 21 तारीख को गिरफ्तार करके लाया तो नेचुरली उसकी विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना है, उसको रखना है। तो अगर 21 की शाम को उसकी थाने में आमद दिखाते हैं, गिरफ्तारी दिखाते हैं, तो वो 22 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो पाएगा। तो इस तरह से लगभग 1.5 दिन तो वो अवैध रूप से थाने में रहा। तो इस तरह की कार्रवाई पहले बहुत होती थी। तो अब क्या हो गया इसके जगह कि एक तो FIR कंप्यूटराइज होता है, दूसरे पुलिस जब किसी को अरेस्ट करके लाती है तो उसका सूचना तुरंत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाता है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से फिर स्टेट लेवल के हेडक्वार्टर पे जाता है कि आज की तारीख में कौन सा व्यक्ति किस थाने में गिरफ्तार किया गया और किस अधिकारी के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। तो ये सब अरेंजमेंट किया तो गया है, लेकिन अब उसमें से कितना इसमें कारगर है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये एक मैटर ऑफ रिसर्च है।
तो इस तरह से जो है जो सेक्शन 2 की मैं बात कर रहा था, मतलब 41C के सब क्लॉज 2 की बात कर रहा था, कि पिछले स्लाइड में आपने देखा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे सूचना पट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते और उन पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम संप्रदर्शित कराएगी जिन्होंने गिरफ्तारियां की है। और इसका सब क्लॉज 3 यानी 41C का तीसरा, राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, उस अपराध की प्रकृति जिसका उस पर आरोप लगाया गया है के बारे में ब्यौरे संग्रहित करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डेटाबेस रखेगा। तो इससे क्या होता है कि एक क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स भी तैयार हो जाता है, ठीक है, जो बाद में जब सालाना आंकड़े प्रदर्शित होते हैं, जैसे आप अक्सर देखेंगे कि अखबारों में ये छपता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष क्राइम रेट कम रहा। जैसे सरकार बदलती है तो वो हमेशा अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाती है कि पिछले वर्ष के मुकाबले में अपराध की संख्या कम हुई। तो ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? ये जो कंट्रोल रूम है ये यही काम करता है। इसका एक काम बहुत बड़ा, एक तो अरेस्ट की मॉनिटरिंग करना है, साथ में क्रिमिनल डेटा भी इसकी मॉनिटरिंग करना भी है। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में थाने वाइज सूचना कलेक्ट की जाती है कि किस थाने के जुरिसडिक्शन में कितने क्राइम हुए, उसमें कितने हीनियस क्राइम है, कितने नॉन हीनियस क्राइम है, और ये सब सूचना थानों से इकट्ठा होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंट्रोल रूम से फिर स्टेट लेवल के कंट्रोल रूम तक जाता है, और बाद में सालाना रूप से ये सूचनाएं सार्वजनिक प्रदर्शन इसकी की जाती है, जिससे कि आम नागरिकों को भी ये पता रहे कि हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्राइम की क्या पोजीशन है। और इसी से पता चलता है कि किस साल किस जिले में अधिक क्राइम हुए, और जो क्राइम हुए उसमें किस विशेष प्रकार के अपराध जो है वो रजिस्टर्ड हुए। अक्सर आप देखेंगे कि अखबारों में छपता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गए या किसी विशेष स्थितियों में बढ़ गए, दिल्ली में कम हो गए, यहाँ फला जगह पे बढ़ गए। तो ये सारी जो सूचनाएं हैं वो इसी हायरार्की के माध्यम से प्राप्त होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें कि सेक्शन 40 सब क्लॉज डी की बात हम करते हैं। सेक्शन 40 सब क्लॉज डी ये कहता है, सॉरी 41 है ये, पिछला वाला, हाँ ठीक है 41C, ये 41D है। तो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। जैसा कि मैंने 41B बताते समय कहा था कि जब वो अरेस्ट करेगा तो उसके 41B का जो C पार्ट कहता है कि अपने किसी कुटुंब को, किसी मित्र को वो खबर कर सके। तो ये उसी का एक तरह से एक्सटेंडेड पार्ट है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट करके लाया जाता है तो उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये अधिकार अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको तो पता होगा, लेकिन अगर मान के चलते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है तो ये जिम्मेदारी पुलिस की है। तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। तो पहली बात तो यह है कि उसको ये अधिकार पुलिस ही बताती है, जिसका प्रोविजन आगे दिया हुआ है सेक्शन 50 में, कि जब वो अरेस्ट करके लाएगी तो उसके अधिकारों को बताएगी कि उसको जमानत का भी अधिकार है और एडवोकेट से मिलने का भी अधिकार है वगैरह। अगर वो एडवोकेट बुलाता भी है, मान लो पुलिस इंट्रोगेट करती है, तो इंट्रोगेशन के समय वो अपने अधिवक्ता को रख सकता है, लेकिन इसमें साथ में लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि थ्रू आउट इंट्रोगेशन, नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन, यानी पूरे पूछताछ के दौरान नहीं। यानी उसका ये अधिकार तो है लेकिन लिमिटेड अधिकार है, कुछ समय के लिए वो रख सकता है। फिर जब पुलिस को लगता है कि नहीं, गोपनीय सूचना पूछी जानी है जिसमें एडवोकेट का रहना पुलिस समझती है कि जरूरी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो एडवोकेट को बाहर भी कर देती है। अभी रिसेंटली सुशांत केस में आपने देखा कि टीवी पे खूब नेशनल चैनल्स में आ रहे थे, तो जिसको भी वो बुला रहे थे, चाहे रिया को या फिर जो दूसरी हीरोइन है वो उसको, तो वो सब अपने एडवोकेट्स को बुला लेते थे, ठीक है। तो कुछ समय एडवोकेट्स वहां पर जाता है
और वो इंट्रोगेशंस देखता है कि किस तरह के इंट्रोगेशंस पूछे जाएंगे। उसमें ये भी आपत्ति होती है कि भाई अगर कोई निजी सूचना से संबंधित चीज है तो वो बताने के लिए बाध्य नहीं है। तो एडवोकेट्स का काम यही होता है कि वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चनर्स को वो एक बार वेरीफाई कर ले और उससे कोई दबाव धमकी तो नहीं दी जा रही है, कोई उसे बहुत ही व्यक्तिगत सूचना तो नहीं पूछी जा रही है। इस तरह की चीजों को वो देखता है और उसके बाद फिर बाकी इंट्रोगेशन पुलिस और उसके जो अभियुक्त है उसके बीच में की जाती है। अब इसके बाद सेक्शन 42, तो 41 के जो 41 और 41 ABCD तक पूरा मिला के अरेस्ट और अरेस्ट करने की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। उसके जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि 41 और 42 को एक साथ मिला के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अरेस्ट पुलिस के द्वारा जो अरेस्ट की जाती है वो 41 और 42 के अंतर्गत की जाती है। 41 के अंतर्गत बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के की जाती है तब जबकि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई परिवाद दाखिल किया गया हो, उसके खिलाफ विश्वस्त सूचना प्राप्त हो पुलिस को, या पुलिस को संदेह करने का युक्तियुक्त कारण हो कि वह व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ है या कर चुका है या करने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये 41 है। और उसके बाद उसकी क्या प्रक्रिया है और अरेस्ट करने के बाद क्या क्या किया जाएगा ये ABCD में बताया गया है। 42 तब है जबकि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इसके ग्राउंड अलग है, यानी वो तीनों ग्राउंड नहीं है, यानी परिवार दाखिल नहीं है, पुलिस को संदेह करने का कारण नहीं है और साथ में उसके खिलाफ कोई विश्वस्त सूचना नहीं है, ये तीनों ग्राउंड नहीं है। तो फिर चौथा कौन सा ग्राउंड है? वो ग्राउंड है अरेस्ट ऑफ रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, यानी जब कोई व्यक्ति अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है तब पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें भी 3 सब क्लॉज है, 1, 2 और 3। तो 42 सब क्लॉज 1 ये क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, दोनों बातें देखिए, एक तो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में उसने किया है तो पुलिस को खुद पता है, और अगर पुलिस की उपस्थिति अपराधी की उपस्थिति नहीं है लेकिन किसी ने कहा कि ये जो है पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया है अपराध, इस पर अभियोग लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम व निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। अब बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे चौराहे पर पुलिस खड़ी है और आप बाइक लेके जा रहे हो और आपने बाइक को गलत ढंग से चलाया और किसी को टक्कर मार दी, तो आपने क्या किया? पुलिस अधिकारी के सामने अपराध किया। अगर पुलिस वाले ने देख लिया, उसकी नजर पड़ी, तो पुलिस अधिकारी के सामने अपराध किया, या जिसने टक्कर मारी वो तुरंत सामने वाले के पास गया कि साहब ये देखो इसने जो है टक्कर मार दी, तो उससे उसकी इंजरी हो गई तो अपराध हो गया। अब ऐसे कंडीशन में पुलिस उसको बुलाती है कि भाई तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, ठीक है, अगर उसने सही सही बता दिया तब तो ठीक है, जो MV एक्ट के अंतर्गत चालान है वो चालान वगैरह होगा और उसके बाद गलत ड्राइविंग के लिए चालान किया सकता है, और जिस व्यक्ति का नुकसान किया वो अपना अलग से मुकदमा दायर करेगा, या तो सिविल में जाएगा, टॉर्ट के मुकदमे में क्लेम फाइल करेगा, या अगर उसको फिजिकल इंजरी हुई है तो फिर वो IPC के अंतर्गत थाने में FIR दर्ज कराएगा। लेकिन नाम पता पूछने पर ही अगर पुलिस को वो सही ढंग से नहीं बता रहा है तो यहाँ पर 42 सब क्लॉज 1 में पुलिस को यह अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं है और न ही पुलिस के पास वारंट है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके नाम पता और निवास स्थान को अभिनिश्चित करना है। दूसरा सब क्लॉज यानी 42 सब क्लॉज 2 कि जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभूओं सहित यानी सिक्योरिटी मनी प्रतिभूओं सहित या रहित यह बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई हो तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। तो यहाँ पर चूंकि पुलिस को यह अधिकार है कि अगर नाम पता सही पता चल गया तो उसके खिलाफ जो भी चालान बनना हो तो पुलिस बना ही सकती है, तो उस व्यक्ति को अननेसेसरी थाने में बैठा के रखने का कोई मतलब नहीं है, तो उससे एक बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट करा लेती है
पुलिस, और उसके बाद उसको घर जाने देती है। घर जाने के बाद, क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ तो कोई अपराध किया नहीं, इस तरह के पेटी ऑफेंसेस हैं, तो वहां पर ज्यादा वो एमवी एक्ट में चालान होगा, या जिस व्यक्ति को उसने टक्कर मारी वो क्लेम करेगा। अगर जिसको टक्कर मारी उसके केवल कार का नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी उसको। अगर उसकी कोई फिजिकल इंजरी हुई है तो वो एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस को जब नाम पता सब सही पता होगा तो उसके यहाँ पे समन भी जाएगा और वारंट भी सही ढंग से हो जाएगा, और जब गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं होती कि वो उस व्यक्ति को थाने में बैठा के रखे। तो इसलिए पुलिस उसको एक जो है बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट करने पर, चाहे वो बिना सिक्योरिटी हो या विदाउट विद सिक्योरिटी हो, वो छोड़ सकती है। अब सिक्योरिटी लेना है नहीं लेना है ये पुलिस का डिस्क्रिशनरी पावर है। पुलिस परिस्थितियों के हिसाब से ये निर्णय ले सकती है कि उससे प्रतिभूल लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ में एक प्रोविजो लगा हुआ है, लेकिन चूंकि वीडियो का ये टाइम काफी ज्यादा हो रहा है तो इसलिए प्रोविजो और इसके बाद के प्रोविजंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।